गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है सितंबर 1 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो एक्चुअली कल वाले न्यूज़पेपर से है जो हम लोगों ने कल किया था। रेड सैंड बोआ के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी तो कल इसको मैंने आपके एडिशनल आर्टिकल्स में रख दिया था, लेकिन आज मैंने इसको आपके लिए अच्छे से कवर किया है। रेड सैंड बोआ ये टॉपिक आपका ज्यादातर प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग IUCN के बारे में भी पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक ज्यादातर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन थोड़ा सा एंगल आप यहाँ पे मेंस में भी डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये क्या है क्या नहीं है, इसका थ्रेटेंड स्पीसीज है, IUCN में क्या स्टेटस है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बात करेंगे PM ई बस सेवा के बारे में, स्कीम के बारे में। ज्यादातर सेल्फ स्टडी के लिए ही रहने वाला है। इसको हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूंगा। जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो यहाँ पे रहने वाला है JPC, जिसे कहा जाता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। और इसके साथ साथ जो है नॉर्मली पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्यों उनको बनाया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और प्रेजेंटली JPC न्यूज में क्यों है, इसकी डिमांड क्यों हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। इसे हम लोग अपने पॉलिटी वाले सेक्शन से कवर करेंगे। उसके अलावा UCC एंड चिल्ड्रन। UCC का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या होता है। तो मेरा पर्पस यहाँ पे UCC को बेसिक कवर करना नहीं है, हालांकि सेल्फ स्टडी के लिए मैंने कंटेंट आपके लिए डाला है। बट मेरा जो पर्पस रहेगा आज के एडिटोरियल से वो रहने वाला है चिल्ड्रन। या अगर UCC को इंडिया में इंप्लीमेंट करते हैं तो चिल्ड्रन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो अडोप्टेड पेरेंट्स हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उनके बीच में क्या यहाँ पे रिलेशन चलने वाला है। जो अडोप्टेड चाइल्ड होता है उसके परस्पेक्टिव में वो हम लोग यहाँ पे केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाले हैं। हर टॉपिक के ऊपर मैं इक्वली फोकस नहीं करूंगा क्योंकि कुछ रिपीटेड से हैं। जो नए टॉपिक हैं उनके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। चलिए जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि हमारा प्रयास जो प्रोग्राम है आंसर राइटिंग वाला वो शुरू हो चुका है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपकी कोचिंग खत्म हो चुकी है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, जॉब करते हो, किसी भी तरह से अगर आप UPSC से जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप हमारे साथ कर सकते हो, सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए जी। उसके अलावा हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसके लिए भी सेम व्हाट्सएप नंबर है। इसमें 1 to 1 आपके साथ डिस्कशन की जाती है। आपके हिसाब से प्लान आपके बनाए जाते हैं। देखिए सबकी जरूरतें अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग होती है, वीकनेस अलग होती है, टाइम स्लॉट अलग होता है, किसी के टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे टाइम मैनेज कर लेते हैं लेकिन वो कैटेगराइज तरीके से प्रॉपर चैनलाइज वे में तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप हमारे मेंटर के साथ 1 to 1 डिस्कशन कर सकते हो। इस प्रोग्राम में साथ के साथ आपको जो है इंटरव्यू प्रोग्राम का गाइडेंस भी दिया जाता है। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको दे दी जाती है जिसमें 30+ टेस्ट होते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसके लिए भी हमारा सेम व्हाट्सएप नंबर है। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। और हर सैटरडे को आपकी मैं क्लासेस लेता हूँ करंट अफेयर्स वाली, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही करंट अफेयर आपके कवर करवाए जाते हैं। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो QR कोड है आप इसे स्कैन कर लीजिए। और SC 1000 अगर आप कोड को अप्लाई करते हो तो ₹1000 का डिस्काउंट भी यहाँ पे आ जाता है। चलिए जी। अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक में। WCS इंडिया रिपोर्ट फ्लैग्स इलीगल ट्रेड ऑफ द रेड सैंड बोआ। मामला क्या है? मामला यह है कि जो WCS है उन्होंने एक स्टडी किया है और स्टडी करके उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। ये जो स्टडी उन्होंने की है वो स्टडी के लिए उन्होंने क्या किया है, 2016 से लेके 2021 के बीच का डेटा लिया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो रेड सैंड बोआ है, अभी पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ये रेड सैंड में रहने वाला है। ये सांप होता है, बेसिकली स्नेक होता है। ये दोनों तरफ इसके मुंह होता है, इस साइड में भी होता है और इस साइड में भी होता है। दोनों तरफ से मूव कर सकता है, बड़ा यूनिक सा रहता है। तो इसकी इलीगल ट्रेडिंग होती है इंडिया में काफी ज्यादा। ये इन्होंने डेटा यहाँ पे बताया है। 2016 से लेके 2021 के बीच में 172 केस ऐसे हो चुके हैं जहां पे रेड सैंड जो सैंड बोआ है इसको सीज किया गया है। मतलब इसको पुलिस रेड वगैरह में इसको पकड़ा गया है। भाई ये तो वो केस हैं जो कि सामने आए हैं। सोच के देखिए कितने ऐसे केस होंगे जो सामने नहीं आए होंगे और इस रेड सैंड बोआ की जो इलीगल ट्रेड है वो धड़ल्ले से चल रही होगी। इन 172 केसेस में से जो सबसे ज्यादा केस आए हैं वो आए हैं महाराष्ट्र से। और दूसरे नंबर पे केस आए हैं वो आए हैं उत्तर प्रदेश से। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। रेड सैंड बोआ
ये नियर थ्रेटेड डिक्लेयर किया गया है आईयूसीएन के द्वारा। आईयूसीएन क्या होता है इसके हम लोग बारे में बात करेंगे। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एरिक्स जोनिल, या वो थोड़ा सा याद रखना है, प्रीलिम्स में इस तरह की चीजें कई बार वो पूछ लेता है। इनकी पॉपुलेशन जो है लगातार डिक्लाइन हो रही है। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या रीजंस हैं कि रेड सैंड बोआ की जो इलीगल ट्रेड है वो काफी ज्यादा हो रही है और उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। दो रीजन यहाँ पे सबसे बड़े नजर आते हैं। एक आता है यहाँ पे पेट ट्रेड, और दूसरा आता है यहाँ पे ब्लैक मैजिक। ये आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ द ब्लैक मैजिक। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन देता है आपको वो, फिर आपको बताना है कि रेड सैंड बोआ क्योंकि ये न्यूज में है। पेट ट्रेड क्योंकि बड़ा यूनिक सा स्नेक होता है ये, इसके दोनों तरफ इसका मुंह होता है तो दोनों तरफ मूव कर सकता है, तो इसलिए कई लोग खासकर विदेशों में इसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। इसे पेट के रूप में पाला जाता है क्योंकि जहरीला तो होता नहीं है, घर में लोग इसको पालते हैं, इंटरेस्टिंग लगता है देखने में तो लोग इसको खरीद लेते हैं। यूट्यूब वगैरह पे आपको दुनिया भर की ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जहां पे लोग रेड सैंड बॉ के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे भी यूट्यूब चैनल जो है 200 से ज्यादा वीडियोस जो है वो देखी गई हैं। इवन लोग यूट्यूब पे खुलेआम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, रेड सैंड बोआ को खरीदना है, बेचना है, ट्रेडिंग करनी है उसके लिए। तो ये सब है। रिपोर्ट में कहा गया भी हम लोग क्या कर सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में कोई ऐसा कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं बताया है कि ऑन द ग्राउंड जो इम्प्लीमेंट किया जा सके इसको रोकने के लिए, बट इन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत किया है कि एक फॉर्मेटिव रिसर्च होनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है भाई, किसी भी चीज को आप के लिए आप सॉल्यूशन कब निकाल सकते हो, पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा ना। तो रेड सैंड बोआ के पहले में बारे में रिसर्च करिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, कहाँ है, कौन से रूट से ये ट्रेड होती है, वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। ये कुछ कुछ चीजें करके आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे पॉइंट नहीं बताए हैं। रेड सैंड बॉ के बारे में यस यू मस्ट नो, प्रीलिम्स के लिए हर लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एवरी सिंगल लाइन इज वेरी क्रूशियल क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा डायरेक्ट। यह है इसका साइंटिफिक नेम, और ये एक स्नेक होता है, नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, जहर वगैरह इसमें नहीं होता है। ये टू हेडेड स्नेक होता है एंड इट हैज अ वेरी थिक टेल हैविंग अ राउंडेड एंड विच गिव्स इट अ लुक ऑफ अ हेड। तो इसकी जो पूंछ होती है ना, उसको देखने से भी ऐसा लगता है कि ये एक मुंह होता है, और ये दोनों तरफ मूव कर सकता है। अगर ये बैकवर्ड भी मूव करता है ना कई बार, तो ऐसा लगता है कि ये दूसरी तरफ मूव कर रहा है और ये इसका सर दूसरी तरफ भी है। तो इसका लुक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए लोग इसे पेट के रूप में पालना पसंद करते हैं, और ब्लैक मैजिक में भी जो है इसका यूज किया जाता है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें इसको शेड्यूल 4 में रखा गया है, मतलब इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। और साइट्स के अंदर इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, यहाँ पे भी ये कोई खास इंपॉर्टेंस इसको नहीं दिया गया है। आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इसको नियर थ्रेटेड दिया गया है, तो ये भी यानी कि कोई खास इंपॉर्टेंस इसको नहीं दिया गया है। कहाँ पाया जा रहा है, ज्यादातर आपको ईरान में देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया में, पूरे इंडिया में पाया जाता है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज फाउंड ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और एक्सेप्ट नागालैंड, एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, एक्सेप्ट सिक्किम, इस तरह के नाम देगा आपको वो। आपको उसका सीधा सा आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अंडमान निकोबार में भी नहीं पाया जाता है, लक्षद्वीप में भी नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट फाउंड इन अंडमान अंडमान निकोबार, ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन वो एग्जाम प्रीलिम्स में, ठीक है। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, कुछ लोग इसे जोन सैंड बोआ बोलते हैं, रेड सैंड बोआ, ब्राउन सैंड बोआ, जो भी आप इसको नाम देना चाहो दे सकते हो। दीज आर द लार्जेस्ट सैंड बोआज इन द वर्ल्ड। इसका जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है उसे बोलते हैं ओवोविवी पैरस। ओवोविवी पैरस का मतलब ये होता है कि जो मदर स्नेक होती है अपनी बॉडी में ही वनडे देती है, अपनी बॉडी के अंदर इनको हैच करती है, और अपनी बॉडी में से ही छोटे छोटे जो स्नेक होते हैं, बेबी स्नेक, उनको निकालती है। इसे ओवी पैरस बोलते हैं। ये भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस स्लाइड की हर लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है जी। अब आईयूसीएन क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में, कंटेंट पहले ही आपके पास पड़ा हुआ है। 1948 में इसको जो है क्रिएट किया गया था, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक एनजीओ है ये, राइट। और ये दुनिया भर में अपने आप की लार्जेस्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में एक डिटेल डॉक्यूमेंट रिलीज करती है, जिसे हम लोग आईयूसीएन रेड लिस्ट भी कहते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है
ये कौन से ईयर में रिलीज करना शुरू किया था IUCN ने? ठीक है जी। इट यूजेस द सेट ऑफ द क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया। क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीसीज के बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्पीसीज जो है वो थ्रेटेंड है, कौन सा स्पीसीज जो है वो नियर थ्रेटेंड है, कौन सा स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सा स्पीसीज वल्नरेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द स्पीसीज। ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, ये वाले कोई खास नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका रेड सैंड बोआ, नियर थ्रेटेड वाली कैटेगरी में आता है। राइट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसकी एक दो डिटेलिंग आप और जान सकते हो। IUCN के अंदर कौन कौन होते हैं? IUCN एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर आपको बहुत सारे एनजीओ देखने को मिलेंगे, ये खुद भी एक एनजीओ है। इंडिजिनस पीपल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगी, एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और बहुत कुछ। इसकी जो फाउंडेशन हुई थी ना, एक्चुअली फ्रांस में हुई थी, लेकिन रिसेंटली इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, ग्लांड में। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको आइडिया होना चाहिए। IUCN सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज की लिस्ट के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि IUCN रामसर कन्वेंशन के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रामसर कन्वेंशन किसके बारे में होती है? जी वेटलैंड के बारे में होती है। उसके अलावा हमारा जो साइट्स होता है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट निकाली जाती है, वहां पे भी IUCN बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर होता है। जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन होती हैं वहां पे भी कौन करता है? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन यूनेस्को करता है। उसके अलावा हमारा जो CBD होता है, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके अंदर भी IUCN इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब जहां पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पीसीज की बात होगी, आपको हमेशा वहां पे IUCN का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नजर आएगा। इवन IUCN इतना इंपॉर्टेंट है कि 1992 में IUCN को यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी दे दिया गया था। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको यहीं से पता चल रही है। IUCN की जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होती है, मतलब इसकी जो ग्रुपिंग होती है, 4 साल में उसको एक बार होता है वो। ठीक है, इसका एक चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट किया जाता है 4 साल के लिए। उसके अलावा IUCN के रीजनल ऑफिस भी हैं अलग अलग देशों में, 50 से ज्यादा देशों में इसकी प्रेजेंस है। ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। IUCN के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रेड सैंड बोआ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो डिसेंट सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं भैया JPC लाइए, JPC लाइए, JPC लाइए। ये JPC है क्या? JPC का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। लेकिन ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? ये JPC की डिमांड कर रहे हैं अडानी ग्रुप को लेके। जिस तरह से आपको पता है कि अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाई गई हैं कि इन्होंने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग किया है और इन्होंने इलीगल तरीके से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अपने शेयर्स को जो है जानबूझ के इन्फ्लेट किया है, सरकार का हाथ अडानी ग्रुप के ऊपर था, इसलिए वो इतने कम समय में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आ गए। वो उस तरह के एलिगेशंस लगाई जा रही हैं और हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी ऐसा दिखाती है। उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन हो और वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो, उसके लिए JPC की डिमांड यहां पे हो रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इसके नाम के अंदर क्या लिखा हुआ? ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब है कि इस कमेटी के अंदर सरकार के लोग भी होंगे और अपोजिशन के भी होंगे, इसीलिए इसको ज्वाइंट कहा जाता है। मतलब आप अपोजिशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, वो भी कमेटी के अंदर आएंगे। इसलिए ये काफी बड़ी कमेटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लिखा है यहाँ पे देखो, इट हैज द मेंबर फ्रॉम बोथ द हाउसेस। राज्यसभा से भी होंगे, लोकसभा से भी होंगे, रूलिंग पार्टी से भी होंगे, अपोजिशन पार्टी से भी होंगे। मेंबर्स कौन कौन होंगे जो इस JPC के अंदर? कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड नहीं करता है। कितने मेंबर इसके अंदर होंगे? ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। एक एक लाइन प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। JPC का काम किसी खास पर्पज के लिए होता है। एक बार वो जब पर्पज फुलफिल हो जाता है तो फिर JPC को डिसोल्व कर दिया जाता है। और JPC की जो रिकमेंडेशन होती हैं उस पर्टिकुलर केस को लेके, वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं, रिकमेंडरी होती हैं इन नेचर। राइट, थोड़ा सा आप देख लीजिए इसकी पावर क्या क्या होती है। JPC के अंदर क्योंकि ऑपोजिशन और रूलिंग दोनों लोग होते हैं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक बॉडीज
एसोसिएशन, इंडिविजुअल्स, मतलब उस केस के रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट वगैरह है ना, वो मंगवा सकते हैं। ये जेपीसी किसी को भी सम्मन कर सकती है अपने सामने हाजिर होने के लिए। और अगर उस आदमी को नोटिस भेजा जाता है कि भैया आप हाजिर हो जाइए, और वो अगर आदमी हाजिर नहीं होता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस माना जाता है, उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। मिनिस्टर्स आर नॉट जनरली कॉल्ड बाय द कमिटीज टू गिव एविडेंस। जनरली लिखा हुआ है, मतलब कोई रूल नहीं है, मिनिस्टर को भी बुलाया जा सकता है। जेपीसी के अंदर इवन प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जा सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। हाउएवर, विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर, द जेपीसी कैन सीक इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन पॉइंट्स फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड कॉल द। दिखा है ना यहाँ पे, देखो हर चीज के एक्सेप्शंस हैं, रूल नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। जेपीसी कैन टेक ओरल और द रिटन एविडेंस और कॉल ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन कनेक्शन, मतलब ओरल एविडेंस भी ले सकता है, रिटन भी ले सकता है। कुछ एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको लिखना है तब लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट बनता है। बोफोर स्कैंडल राजीव गांधी जी के केस टाइम पे हुआ था, जेपीसी बनाई गई थी। हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था 1992, एक मूवी भी बना है एक मेरे ख्याल से एक वेब सीरीज बना है इसके लिए, उसके लिए बनाई गई थी। केतन पारेख, अभी ये एक नया वेब सीरीज आया है केतन पारेख वाला। सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू 2003 वाला। 2G स्पेक्ट्रम केस 2011। वीवीआईपी चॉपर स्कैम केस 2013। लैंड एक्विजिशन 2015। एनआरसी को लेकर बनाया गया 2016 में। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए बनाया गया 2019 में। तो कुछ जेपीसी के एग्जांपल आप देख सकते हो। अगर थोड़े रिसेंट वाले अगर आप एग्जांपल डालते हो एग्जाम में, ज्यादा बेटर रहता है। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, 2022 क्वेश्चन आया है, 2021 यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, 2018 यहां से भी क्वेश्चन आया है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। कैसे पता चला? क्योंकि भाई यूपीएससी ने यहां से सवाल पूछा है, सीधी सी बात है। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ही हमारी जेपीसी होती है, राइट? तो वो मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे बता दिया है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर हम लोग बात करें, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटीज बना ही इसीलिए जाती हैं ताकि जो सदन होता है, जो हाउस होता है, उसके अलावा किसी खास मुद्दे पे बात हो सके। पार्लियामेंट्री कमेटी हमारी परमानेंट भी हो सकती है, और पार्लियामेंट्री कमेटी हमारी जो है वो टेम्परेरी भी होती है, एड होक भी होती है। जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं वो परमानेंट कमेटीज होती हैं। एड होक कमेटी जो है वो टेम्परेरी होती हैं, जिसमें आप जेपीसी का एग्जांपल भी दे सकते हो। या फिर जो हमारी इंक्वायरी कमेटीज होती हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कमेटीज होती हैं, वो एड होक कमेटी होती हैं, किसी खास पर्पज के लिए बनती हैं। उस पर्पज को फुलफिल करने के बाद इसे डिसमेंटल कर दिया जाता है। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो यहाँ पे परमानेंट होती है। ठीक है जी। आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 119 ये दोनों बात करते हैं किसके बारे में? पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। तो ये थोड़ा आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। एक और छोटा सा टॉपिक है, ई बसेस विल बी अलॉटेड टू सिटीज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, पीएम ई बस सेवा, ये स्कीम चलाई थी कुछ समय पहले सरकार ने, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा ई बसेस को सरकार खरीदेगी और उसको देश में अलग अलग सिटीज के अंदर डिप्लॉय करेगी। अगले 10 सालों में ये ऑपरेशन चलेगा, जिसके अंदर सरकार ने टोटल फंडिंग जो है वो 57,000 करोड़ के आसपास उन्होंने उसको दिया है। ये फंडिंग की जाएगी। इस फंडिंग में से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 20,000 करोड़ का। बाकी कुछ कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। ठीक है, एक तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई हम जो ये इतना पैसा लगाएंगे या किस किस सिटी में हम लोग बसेस को अलॉट करेंगे, वहां पे डिप्लॉय करेंगे, वो हम लोग पॉपुलेशन के बेसिस पे करेंगे। जिस सिटी की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा बसेस होंगी, जिसकी कम होगी वहां पे कम बसेस होंगी। और ये जो पूरा ऑपरेशन है वो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक यहाँ पे चल सकता है। इतनी आपकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है, तो प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से आप इसको पढ़ सकते हो। चलिए जी, ये तो वाला कल वाला टॉपिक आगे, इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। नेक्स्ट अपने पास आता है टॉपिक, इंडिया सीज द लोवेस्ट ऑगस्ट रेनफॉल इन अ सेंचुरी। छोटा सा टॉपिक है, कल भी हम लोगों ने किया था मॉनसून वाला टॉपिक, हल्का सा आज फिर से कर सकते हैं। अगस्त के महीने में, मतलब आप ये समझ लीजिए पूरा महीना ही निकल गया है, देर इज नो रेनफॉल एट ऑल। पिछले 100 सालों में अगस्त का महीना जो है वो ड्राइएस्ट मंथ है।
आप डेटा यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। 1996 और 2023 36% डेफिसिट है मॉनसून अगस्त के महीने में। इससे पहले इतना कभी भी नहीं हुआ। 2005 में भी हुआ है काफी ज्यादा, लेकिन वो इतना नहीं था। दैट वाज अराउंड 25-26। 1965 में आप देख सकते हो, दैट वाज अराउंड 22-23। 36% डेफिसिट रेनफॉल इन अगस्त मंथ, दैट इज अ न्यू रिकॉर्ड। थोड़ा फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप थोड़ा देखना चाहो तो देख भी सकते हो। जो 4 महीने होते हैं मॉनसून के, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, सबसे ज्यादा रेनफॉल कब होता है? जून में होता है। और सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है वो कब होता है? जुलाई में होता है। ठीक है। और फिर होता है अगस्त में। जुलाई में होता है 28 सेंटीमीटर, अगस्त में होता है 25.4 सेंटीमीटर। लेकिन इस बार क्या हुआ? जुलाई में अच्छा खासा रेनफॉल हुआ, लेकिन अगस्त के टाइम में रेनफॉल नहीं हुआ है। 36% का लेस रेनफॉल हुआ है। अगर देश में कुछ हिस्सों को छोड़ दो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अगर आप छोड़ दो, कुछ हिमालयन स्टेट्स जैसे उत्तराखंड हिमाचल को छोड़ दो, सम पार्ट ऑफ J&K ऑल्सो, और कुछ हिस्सा जो है वो तमिलनाडु को छोड़ दो, पूरे देश में अगस्त के महीने में मॉनसून काफी ज्यादा डेफिसिट है। कारण क्या है? एलिनीनो। एलिनीनो क्या होता है? सेंट्रल जो पैसिफिक ओशन होता है उसकी वार्मिंग होती है, वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है नॉर्मली। 2005 2019 ये दो ऐसे साल रहे हैं जहां पे मॉनसून काफी ज्यादा डेफिसिट रहा था अगस्त के महीने में, लेकिन दैट वाज ओनली 24-25%। इस बार कितना हुआ है? 36% लेस। ठीक है। टोटल जो रेनफॉल है पूरे मॉनसून का, वो 10% डेफिसिट इस समय चल रहा है, थैंक्स टू अगस्त मंथ। इसकी वजह से हो रहा है भैया। ठीक है। हालांकि आईएमडी का ये कहना है कि सितंबर के महीने में अभी थोड़ा सा रिकवरी होगी, लेकिन कितनी रिकवरी होगी उसको हम लोग नहीं कह सकते। हालांकि आईएमडी ने मानसून आने से पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि इस बार अगस्त में रेनफॉल कम होगा, लेकिन इतना कम होगा, 36% कम होगा, ये उन्होंने उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया था। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम सितंबर 18 to 22, एजेंडा अंडर रैप्स। ठीक है। इसी से मिलता जुलता आर्टिकल है हमारा आज का एडिटोरियल, जो बात करता है यूसीसी के बारे में बात करता है। 18 से लेके 22 तक एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, और इस स्पेशल सेशन के अंदर हम लोग कई सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं। हो सकता है इसके अंदर अडानी ग्रुप के बारे में बात हो, हालांकि चांसेस उसके कम है, लेकिन इस यहाँ पे यूसीसी के बारे में बात जरूर होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये एक बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक होता है जो हम लोग पहले बहुत बार कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से ही समझ में आ रहा है। देखिए, क्रिमिनल कोड इंडिया में पहले से ही यूनिफॉर्म है। यहाँ पे सिविल कोड की बात हो रही है, सिविल की बात हो रही है। सिविल का मतलब होता है मैरिज केसेस, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मेंटेनेंस। ये हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। अलग अलग धर्मों के जो पर्सनल लॉज होते हैं, वो अपने हिसाब से सिविल लॉज को डिसाइड करते हैं। राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रिश्चियंस को लेके अलग हैं, मुस्लिम्स में अलग हैं, जो है जैन में अलग हैं, बुद्धिस्ट में अलग हैं, वो अलग से कर रहे हैं। लेकिन जो अपने पास क्रिमिनल लॉ है वो कॉमन है। राइट। देर वर फ्यू रिफॉर्म्स पास्ड इन विच द बेनिफिशियल टू द वीमेन, लाइक द हिंदू विडो मैरिज एक्ट ऑफ 1856, मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1923, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1928। तो जब हम लोग पर्सनल लॉज की बात करते हैं, पर्सनल लॉज में अगर आप देखेंगे, थ्रू आउट द रिलीजन्स वीमेन को जो अधिकार हैं वो थोड़े से कम दिए गए। वीमेन की अथॉरिटी को वहां पे थोड़ा सा कम देखा गया है, मेल अथॉरिटी को ज्यादा देखा गया है। हालांकि उसके लिए कुछ रिफॉर्म हम लोगों ने किए हैं प्रीवियसली, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन वो काफी नहीं है। अभी भी काफी ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे नजर आती है सिविल केसेस में। शाहबानो केस, सरला मुदगल केस, ये कुछ आप केसेस यहाँ पे देख सकते हो। ये तो कि बेसिक सी चीजें हो गई। इंडिया में यूसीसी को जो है एक बड़ा मुद्दा है, क्या यूसीसी आना चाहिए, यूसीसी नहीं आना चाहिए। इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। ये टॉपिक ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ सेल्फ कंटेंट के लिए, पढ़ने के लिए मैंने आपको यहाँ पे डाल भी दिया है। आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। देख, आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉ रिलेटिंग टू द मैरिज एंड द डिवोर्स अलग अलग जगह पे। ये आपको याद नहीं करना, एक आधा याद रख लो तो काफी है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। बट आज का एडिटोरियल क्या कहता है? आज का एडिटोरियल यूसीसी के बारे में बात नहीं कर रहा है। यूसीसी क्या है क्या नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नो।
ये बात कर रहा है कि यूसीसी का चिल्ड्रन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी किसके बारे में बात करता है, अडॉप्शन के बारे में भी बात करता है, मैरिज के बारे में बात करता है, डिवोर्स के बारे में बात करता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिवोर्स अडॉप्शन के बारे में। अडॉप्शन की बात जब की जा रही है तो यहाँ पे दो चीजें नजर आती हैं। एक होते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स और एक होते हैं अडॉप्टेड पेरेंट्स। यस, जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है। बायोलॉजिकल मतलब जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। वही जब बच्चे के अधिकारों की बात आती है, राइट्स की बात आती है, तो किसको प्रेफरेंस पे रखेंगे, बायोलॉजिकल को या फिर अडॉप्शन, जिन्होंने अडॉप्ट किया है। ये पूरे आर्टिकल का जो है यहाँ पे एक मुद्दा नजर आता है। ठीक है, ये तो चीजें अलग हैं। आर्टिकल ये कहता है कि जो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट ईयर्स में जो जजमेंट्स आए हैं वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन अडॉप्टेड पेरेंट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम लोग बात करते हैं यूसीसी की, हम ज्यादातर किस चीज के बारे में बात करते हैं, पोलिगमी के बारे में बात करते हैं, डिवोर्स के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल ये कहता है कि ठीक है, ये मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे नजर आता है वो क्या है, वो है बच्चों का। यूसीसी कैन नॉट कन्फाइन इटसेल्फ टू मेयरली चेंजिंग द रूल ऑफ द फादर बीइंग द नेचुरल गार्जियंस। हमारे ज्यादातर पर्सनल कानून क्या कहते हैं, फादर एक बच्चे का नेचुरल गार्जियन होता है। लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, हमें बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा रादर देन पेरेंट्स। या एडिटोरियल इस बारे में बात करता है, इट मस्ट डिनाई एब्सोल्यूट राइट टू द बायोलॉजिकल पेरेंट्स। हमारे यहाँ पे 99% केसेस में जो प्रेफरेंस दी जाती है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दी जाती है रादर देन अडॉप्टेड पेरेंट्स। इसके बारे में आर्टिकल बात करता है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने बताई है यहाँ पे। जब बात अडॉप्शन की आती है तो हिंदूज के अंदर रूल अलग होते हैं, मुस्लिम्स में अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू कस्टम के हिसाब से बात होती है, वहां पे मुस्लिम कस्टम के हिसाब से बात होती है। जो हिंदूज के अंदर गार्जियन एंड द वर्ड एक्ट है 1890, ये कहता है कि जो बच्चे के अधिकार होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बट हिंदू माइनॉरिटी एंड द गार्जियनशिप एक्ट 1956 क्या कहता है, वो कहता है कि फादर इज द नेचुरल गार्जियन और फादर के बाद मदर इज द नेचुरल गार्जियन। ये ऐसा सेक्शन 6 बोल रहा है। जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता तो मदर के पास बच्चे की कस्टडी रहती है। ठीक है, बट एक बार अगर आपने अपना धर्म चेंज कर दिया, आप हिंदू से क्रिश्चियन बन गए या किसी और धर्म में चले गए, आपके पास बच्चे की कस्टडी नहीं रहेगी। जब तक आप हिंदू हो 5 सालों तक, तब तक आपके पास बच्चे की कस्टडी रहती है, ऐसा इन्होंने कहा। अब कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि आफ्टर फादर मदर इज द नेचुरल गार्जियन, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर। कोर्ट ने 1999 के अंदर यह कहा कि भैया आफ्टर का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद। आफ्टर का मतलब होता है अब्सेंस। अब हो सकता है कोई फादर घर छोड़ के चला गया हो, वो जिंदा है लेकिन घर छोड़ के चला गया, 2 3 4 साल 5 साल के लिए घर पे आया ही नहीं, तो उस केस में वो वापिस आने के बाद ये क्लेम नहीं कर सकता कि भैया मैं तो फादर हूं, मैं नेचुरल गार्जियन हूं। कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, अगर आप गायब हो गए हो, कहीं चले गए हो, तो आपको उसकी मदर को उसकी नेचुरल गार्जियनशिप मिल जाती है, ऐसा हिंदू कानून कहता है। लेकिन जो इस्लामिक लॉ है वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी यहाँ पे नजर आता है। इस्लामिक लॉ के अंदर क्या है, पेरेंट्स के राइट्स के बजाय बच्चे के राइट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। इस्लामिक लॉ में इवन जो फादर होता है, हिंदूज के अंदर क्या है, फादर पहले नंबर पे आता है गार्जियनशिप में। फादर जो है इस्लाम के अंदर छठे नंबर पे आता है गार्जियनशिप में। पहले पे कौन आती है, मदर। फिर कौन आते हैं, मदर्स मदर, मतलब आप नानी की बात कर सकते हो, ठीक है। पेरेंटल ग्रैंड मदर, दादी की बात कर सकते हो, दादाजी की बात कर सकते हो। सिस्टर, मैटरनल आंट एंड पेटर्नल आंट, मतलब बुआ जी हो गई। उसके बारे में बात करें, मासी हो गई। तो मासी, बुआ, दादी, नाना, मदर, उसके बाद फादर जो है नेचुरल गार्जियन होते हैं इस्लामिक लॉ में अंदर। अब इस्लामिक लॉ के अंदर भी अलग अलग स्कूल होते हैं। हनाफी स्कूल एक अलग होता है, शफी स्कूल अलग होता है, हम्बाली स्कूल अलग होता है। सबके अंदर थोड़े थोड़े रूल अलग होते हैं। हनाफी स्कूल के अंदर क्या होता है, मदर डज नॉट लूज द कस्टडी आफ्टर शी सीजेस टू बी मुस्लिम।
अगर मदर मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हो जाती है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बावजूद भी कस्टडी मदर के पास ही रहती है, ऐसा उनका कहना है। इस्लामिक लॉ गेव कस्टडी टू द मदर टिल बॉय अटेन 7 years, लड़का 7 साल का और लड़की जो है 17 साल की। हनाफी स्कूल ये कहता है कस्टडी मदर के पास रहती है। शेफी स्कूल और हनाबी स्कूल थोड़ा सा अलग है। ये क्या कहते हैं, जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक वो मदर की कस्टडी में रहती है। उसके अलावा मलिकी स्कूल क्या कहता है, मलिकी स्कूल कहता है भैया मदर गेट्स कस्टडी ऑफ द इवन ए मेल चाइल्ड अंटिल प्यूबर्टी एंड फीमेल चाइल्ड अंटिल शी गेट्स मैरिड। बच्चा की जब प्यूबर्टी तब तक नहीं आती है मेल लड़के की, और या लड़की की जब तक शादी नहीं होती है, मलिकी स्कूल के अंदर कस्टडी रहती है। अब इतने फैक्ट अगर आपको याद नहीं करने हैं, हल्का सा आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा घुमा फिरा के वही आता है। जब कस्टडी की बात आती है तो कोर्ट ज्यादातर केस में बायोलॉजिकल पेरेंट्स को प्रेफरेंस देता है रादर देन उन पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है। और उसको लेके आज के सेनेटोरियल में 4 केस के बारे में बताया गया है। आपको इन केस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रट्टा मारना है, इसको याद करना है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पहला केस जो है वो 2023 में है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसमें एक बच्चे की जो अथॉरिटी है, जो उसकी कस्टडी है, उसके बायोलॉजिकल फादर को दे दी गई थी। हालांकि वो जो फादर था, वो जो बच्चा पैदा हुआ था, वो उसने किसी का रेप किया था, उस रेप से बच्चा पैदा हुआ था, और उसकी अथॉरिटी कस्टडी उस फादर को दे दी गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा ही वियर्ड सा केस था। फिर एक केस जो है 2021 का आया, जिसमें एक 17 साल की लड़की थी, उसका रेप हुआ, उससे उसको बच्चा पैदा हुआ। बाद में उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। इसका मतलब जिस आदमी से शादी की उसने उस बच्चे को अडॉप्ट किया। अब कायदे से देखा जाए तो बच्चा किसका होना चाहिए, वो बच्चा मदर का होना चाहिए, और जो नया फादर है जिससे उसने शादी की है उसका होना चाहिए। कायदे से तो यही बनता है। और जो चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड है उसने भी ऐसा ही किया, बच्चे को मदर को दे दिया और नए फादर को दे दिया। बट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, घुमा फिरा के बात पहुंची कोर्ट में। कोर्ट ने यह कहा कि नहीं भाई, उस बच्चे की जो कस्टडी है वो बायोलॉजिकल फादर को दे दी जाए, और उसकी कस्टडी बायोलॉजिकल फादर को दे दी गई। हालांकि वो उस बायोलॉजिकल फादर ने उस मदर का रेप किया था जिससे बच्चा पैदा हुआ था। फादर का यह कहना है कि सर मैंने जबरदस्ती नहीं की थी, ये कंसेंसुअल जो है फिजिकल रिलेशन था। मदर का कहना है कि नहीं नहीं, ये कंसेंसुअल रिलेशन नहीं था। इन सारी चीजों के बावजूद भी कस्टडी किसको दे दी गई, बायोलॉजिकल फादर को दे दी गई रादर देन द अडोप्टेड पेरेंट्स। ये भी बड़ा अजीब सा केस यहाँ पे नजर आया। उसके अलावा एक और केस यहाँ पे नसरीन बेगम का है, ये थोड़ा अलग केस है। नसरीन बेगम वाले केस में जो कस्टडी दी गई वो एक्चुअली मदर को दी गई रादर देन फादर। मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बजाय अडोप्टेड पेरेंट्स को दिया गया। क्योंकि फैमिली कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा, क्योंकि वो बच्चा की उम्र 6 साल से ज्यादा हो गई थी, इसीलिए कस्टडी जो है वो अडोप्टेड पेरेंट्स को दिया गया। एक और केस यहाँ पे जो है, एक और केस यहाँ पे नजर आता है, बॉम्बे केस है, इफ्तिखार केस। इस केस में भी जो उसकी जो 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 कस्टडी है वो एक्चुअली अडोप्टेड पेरेंट्स को ही दे दी गई थी। तो ये कुछ केस यहाँ पे नजर आते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट ने कई बार, ज्यादातर केसेस में बायोलॉजिकल पेरेंट्स को बच्चे की कस्टडी दी है। एक केस में तो ऐसा हुआ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस नजर आया, कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे वो इंडिया में अपने बच्चे को छोड़ के विदेश में चले गए। विदेश में जब वो बच्चे को छोड़ के गए तो यहाँ पे उन्होंने किसी को अडॉप्ट कर लिया। 5-6 साल तक वो बच्चा अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास रहा। 6 साल के बाद वो पेरेंट्स वापिस आए, उन्होंने अपना बच्चा वापस मांगा कि आप, हम इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, आप हमें बच्चा दे दीजिए। यार उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है, 6 साल तक उन्होंने बच्चे को प्यार किया है, उसकी कष्ट उसकी जो है टेक केयर किया है, आप उससे बच्चा कैसे मांग सकते हो? ये तो गलत बात है। मामला गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर बच्चे के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि साहब, हम लोग सिर्फ वहां पे गए थे, अपने बच्चे को भूले नहीं थे। हम गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। इसीलिए हम लोग किसी, अगर आप किसी किसी को चीज को किसी को दे के थोड़े समय के लिए चले जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज उसकी हो गई है। क्योंकि इस केस में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था, सिर्फ ओरली तौर पे बात हो गई थी कि चलिए ठीक है, आप ये बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए। वापिस आए तो उन्होंने बच्चा मांग लिया।
हाई कोर्ट ने फाइनली वो बच्चा बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दे दिया। जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे, उन्होंने 6 साल तक बच्चे की टेक केयर किया, प्यार दिया, उसको इग्नोर कर दिया गया। कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, थोड़े समय तक बच्चे को बुरा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो बायोलॉजिकल पेरेंट के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे जब बच्चे से पूछा गया कि बच्चा तुम किसके साथ रहना चाहते हो, बच्चे ने भी यही कहा कि मैं अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूँ। उसके बावजूद से बच्चे की मर्जी को भी इग्नोर कर दिया गया, और जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनको भी इग्नोर कर दिया गया, और फाइनली बच्चे को बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दे दिया गया। तो आर्टिकल यही कहता है, एक्चुअली इस आर्टिकल का पूरा मुद्दा ही यही है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है रादर देन अडॉप्टेड पेरेंट्स। इससे क्या होगा भाई, इससे तो लोग फ्यूचर में बच्चे को अडॉप्ट करना ही बंद कर देंगे। ये यहाँ पे बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसको, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इशू को पढ़ सकते हो। तो आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आपको समझ में आई होगी। तो चाइल्ड राइट्स को लेके अगर क्वेश्चंस आते हैं, यूसीसी को लेके क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली जो है आप इस आर्टिकल को कंसिडर कर सकते हो। एक दो पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यूसीसी को चैलेंजेस क्या है थोड़ा सा देख सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको कंटेंट डाला है, आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि पहले इसको मैं कवर करवा चुका हूँ। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।